एक समय की बात है, दूर किसी नदी किनारे के पास बसे एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। टूनी के पिता का जंगल में एक ढाबा था जिस पर वे सभी परिवार के लोग मिलकर काम किया करते थे। ढाबा ज्यादा अच्छा तो नहीं चलता था, पर उससे कम से कम घर का खर्च तो निकल ही जाता था, इसलिए वे सभी उसी ढाबे पर काम किया करते थे। ऐसे ही सब अच्छे से जा रहा था। फिर एक दिन की बात, अरे सुनती हो टोनी की अम्मा, मैं ढाबे के लिए कुछ सब्जियां लेने जा रहा हूँ। आने में कुछ देर हो जाएगी, इसलिए तुम पीछे से घर के काम को संभाल लेना। ठीक है जी, बस आप जल्दी से आ जाना, क्योंकि ढाबे पर एक भी सब्जी नहीं है। अगर कोई ग्राहक खाना खाने आ गया तो हम उसे क्या खिलाएंगे? अरे उसी के लिए तो जा रहा हूँ, चलो अब मैं चलता हूँ। तभी टूनी भागती हुई आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, ढाबे पर सारे मसाले भी खत्म हो गए हैं। आपको बताना भूल गई थी, इसीलिए दौड़ कर आई हूँ। आप ध्यान से मसाले भी लेते आना। ठीक है टोनी बेटी, मैं वो भी ले आऊँगा। कालू अब बाजार के लिए निकल जाता है। बाजार से सारी सब्जी खरीदने के बाद जब वह घर के लिए वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसका माल से भरे ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और कालू अधमरी हालत में वहीं पड़ा रहता है। कुछ देर बाद कुछ पक्षी कालू की मदद करते हैं और उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। उधर टूनी भी अपने माता और भाई के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। टूनी डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी ठीक तो है ना? क्या हम उनसे अभी मिल सकते हैं? नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते। उनकी हालत अभी नाजुक है और अच्छा हुआ जो आप आ गए। हमें आपसे ज़रूरी बात भी करनी है। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पैरों के ऊपर से ट्रक गुजरा है, जिस कारण खून का दौरा पूरे शरीर में नहीं हो पा रहा और समय रहते अगर हमने उनके पैरों को नहीं काटा तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। तो बताइए क्या करना है? ये बात सुनकर टूनी की माँ रूपा को चक्कर आ जाता है और वह धम से जमीन पर गिर जाती है। टूनी अपनी माँ को संभालती है। तभी डॉक्टर टूनी के भाई से कहता है, देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है। आपको जल्दी से जल्दी फैसला लेना होगा कि आपको क्या करना है, नहीं तो हम आपके पिताजी को बचा नहीं पाएंगे। और एक और बात, इस ऑपरेशन में 5 लाख का खर्चा हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर कालू के पैर हमेशा हमेशा के लिए काट देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। वहीं सोनू 5 लाख रुपए का इंतजाम अपना ढाबा बेचकर करता है। सोनू, तू ये पैसे कहाँ से लाया? टूनी दीदी, मैंने अपना ढाबा बेच दिया, उसके बदले मुझे ये पैसे मिले हैं। क्या? तूने ढाबा बेच दिया? और मैं क्या करता दीदी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। पिताजी का इलाज ज़रूरी था और हमारे पास पैसे भी नहीं, इसलिए मैंने वो ढाबा बेच दिया। दीदी, ढाबा तो हम फिर बना लेंगे, पर पिताजी को दोबारा नहीं ला सकते। तूने ठीक किया सोनू। कालू को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब टूनी के परिवार के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो जाता है। जो बचे कुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। पूरे परिवार पर दुख पड़ने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। टूनी दीदी, मैं आज भी काम की तलाश में गया था, पर कहीं भी काम नहीं मिला। सबने कहा तू बच्चा है और हम बच्चे को काम नहीं दे सकते, ये गैर कानूनी है। ऐसे कैसे चलेगा सोनू? पापा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। हर हफ्ते उनकी दवाई आती है और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। सोनू, तू यही रुक, मैं काम की तलाश के लिए नदी के दूसरे गांव जाती हूँ। क्या पता वहाँ कुछ काम मिल जाए। ऐसा कहकर टूनी अपनी नाव से नदी पार दूसरे गांव में काम की तलाश में निकल जाती है। हे भगवान, तू ही कुछ रास्ता दिखा, अब तो सब कुछ तेरे ही सहारे है। टूनी ये सोच ही रही थी कि तभी वह नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। तभी उसकी नज़र एक बड़ी नाव पर पड़ती है, जहां बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी। टूनी नाव उसके पास ले जाती है और पक्षियों से पूछती है, अरे भाई, इस नाव पर ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कुछ हो गया है क्या? अरे नहीं नहीं बहन, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये तो एक ढाबा है, नदी पर तैरता हुआ नाव का ढाबा, और हम सभी पक्षी यहाँ इसलिए भीड़ लगाए हुए हैं क्योंकि हमें भोजन चाहिए। नाव पर ढाबा बनाने की क्या ज़रूरत थी? ज़मीन भी तो होती है ना? अरे चिड़िया, ज़मीन तो होती ही है, पर ये नाव वाला नाव पर ढाबा इसलिए चलाता है ताकि ये केवल एक जंगल तक सीमित ना रहे, बल्कि नदी किनारे सभी गांव में अपना ये नाव का ढाबा ले जा सके। इसके लिए अलगपन ने इसे बहुत फेमस कर दिया
अब हमारे गांव में तो ढाबा है नहीं और ये ढाबे वाला आता है तो कुछ ही देर में यहाँ भीड़ लग जाती है। टूनी उसकी बात सुनकर आगे जंगल की तरफ चल देती है काम की तलाश में, पर उसकी फूटी किस्मत उसका यहाँ भी साथ नहीं देती। टूनी को कोई काम नहीं मिलता। बेचारी उदास होकर फिर से घर आ जाती है। तभी उसकी माँ रूपा उससे कहती है, बेटी टूनी, मिला कहीं काम? नहीं माँ, कहीं भी जगह खाली नहीं है, किसी के पास भी काम नहीं है। तो फिर बेटी ऐसे कैसे काम चलेगा? तेरे पिताजी की दवाई भी आनी है, घर में पैसे भी नहीं है, पैसों के लिए तो बंदोबस्त करना ही होगा। टूनी रात भर सो नहीं पाती। उसे रात भर इसी बात की चिंता सताती है कि वे कैसे पैसों का इंतजाम करेगी, और अगर पैसों का इंतजाम कर भी लेगी तो जिससे भी कर्ज लेगी उसे लौटाएगी कैसे। तभी उसके मन में आज नाव का ढाबा वाला ख्याल आने लगता है और वह इस बारे में अपने परिवार वालों को बताती है। ठीक है बेटी, हमें कोई एतराज़ नहीं। वैसे भी हमारा ढाबा पहले से बहुत फेमस था, और जब तू ऐसा तैरता हुआ ढाबा बनाकर लोगों को खाना देगी तो तेरा नाम और भी जंगल में हो जाएगा और इससे तेरी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तू ऐसा करियो, कल कड़कनाथ सेठ के पास जाइयो और उससे कुछ पैसे लेकर काम शुरू करियो, उधार ही ले लियो चाहे तो। ठीक है पिताजी, मैं कल से काम शुरू करती हूँ। टूनी अगले दिन कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और उससे कुछ पैसे ढाबे के लिए उधार ले लेती है और उन पैसों से अपना काम शुरू करती है। सबसे पहले तो वह एक छोटा गैस स्टोव लेती है जिसको वो आसानी से नाव पर रख सके। बर्तन तो उसके पास पहले से ही थे। टूनी खाने का सारा सामान लेकर घर आई और उसके भाई और माँ ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और वह खाना बनाकर अपनी नाव पर ले गई। उसके साथ उसका भाई सोनू भी था। इसके बाद वे दोनों अलग अलग गांव के लिए निकल पड़े। सोनू ने एक गांव के पास पहुंचकर नाव किनारे पर लगाई और कहने लगा, मटर पनीर ले लो, दाल मखनी ले लो, राजमा चावल ले लो, ताज़ा ताज़ा ढाबे का खाना ले लो, स्वादिष्ट और अच्छा खाना, श्यामपुर जंगल के मशहूर ढाबे का खाना। धीरे धीरे गांव के सभी पक्षी टूनी के ढाबे पर खाना खाने आ जाते हैं। एक प्लेट राजमा चावल देना और 2 नान भी। लीजिए। टूनी जल्दी से खाना गर्म करती है और ताज़ी ताज़ी नान रोटी बनाकर उन्हें देती है। और भी पक्षी टूनी के ढाबे पर खाना खाने आते हैं। इसके बाद वे दोनों दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। वहां भी वे दोनों अपनी नाव एक किनारे पर लगाकर खाना बेचते हैं और सभी पक्षी उनका खाना खाने आते हैं। ऐसे ही वे और गाँव में जाते और वहां भी कई पक्षी उनका खाना खाते। ऐसे ही रात हो जाती है। टूनी का सारा खाना खत्म हो चुका था और वे घर आ जाते हैं। टूनी अपने पिताजी की दवाई भी ले आती है। कैसा रहा बच्चों, आज पहला दिन था ना? सही था पिताजी, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा था। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना सारा खाना एक दिन में बिक जाएगा, पर समय से पहले ही सब बिक गया। अब तो कल हमें और ज़्यादा खाना बनाकर ले जाना होगा ताकि और गांव तक भी जा सकें। ये लो माँ, 2000 रुपये की कमाई, ये तुम मंदिर में रख दो। आज भगवान की वजह से हमें इतनी कमाई हुई है। अब बस भगवान जी ऐसे ही हम पर आशीर्वाद बनाए रखें तो जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मैं कड़कनाथ सेठ का सारा कर्जा चुका दूंगी और उसके बाद हम खुशी से रह सकेंगे। टूनी का तैरता ढाबा अब चल निकला था। कई पक्षी उसके रेगुलर कस्टमर बन गए थे। टूनी, जीरा राइस मिलेगा क्या? हाँ हाँ, सब मिलेगा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। टूनी उसको खाना देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। टूनी के दुख भरे दिन अब खत्म हो जाते हैं। वे कड़कनाथ सेठ का सारा कर्जा भी चुका देती है और उसके पिताजी की हालत में भी सुधार हो गया था। टूनी कुछ पैसा इकट्ठा करके अपने पिताजी की इलेक्ट्रॉनिक लेग भी लगवा देती है, जिसके कारण अब उसके पिताजी नकली पैरों के सहारे चलने फिरने लगे थे। अब सब कुछ ठीक हो गया था। टूनी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहा करती। किसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का परिवार बहुत मेहनती था। उस जंगल में कालू नाम का एक मौजी कौवा रहता था। कालू को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और दिन भर डाल में बैठकर मौज मस्ती करता। टूनी चिड़िया अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। परिवार की सभी चिड़िया उसके आदेश का पालन करती थी। टूनी चिड़िया का परिवार सुबह दाने की तलाश में निकल जाता। शाम होते ही सब अपने घर लौट आते। कालू कौवा टूनी को रोज दाना लाते हुए देखता। फिर एक दिन कालू कौवा टूनी के घर जाता है। अरे टूनी, तुम इतना काम क्यों करती हो? मुझे देखो, मैं दिन भर खेलता हूँ और सोता रहता हूँ।
कालू, मेहनत से लाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें भी मेहनत से काम करना चाहिए। मेहनत मैं करूँगा, मुझे तो आराम से खाना मिल जाता है। तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो जो अभी से खाना जमा कर रही हो। अभी तो तुम्हें आराम से खाना मिल जाएगा, पर कुछ दिनों बाद बर्फ और बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर तुम्हें दाना ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। मेरी मानो, तुम्हें भी हमारे साथ रोज खाना ढूंढने चला करो, तेज बारिश से अनाज भी खराब हो जाएगा। टूनी, मैं तो अकेला रहता हूँ, मुझे किस बात की चिंता, मुझे तो खाना मिल ही जाएगा। बुरा वक्त कब आ जाए पता नहीं चलता। आने वाले दिनों के लिए हमें खाना बचा कर रखना चाहिए, इतना आलस ठीक नहीं है। टूनी, मेरा दिमाग खराब मत करो, अभी सर्दियाँ आने में बहुत वक्त है। तुम तो अभी से परेशान हो रही हो, चली जाओ यहाँ से, मेरा पूरा दिन खराब मत करो। ये जो तुम्हारी आलस करने की आदत है ना, एक दिन तुमको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी, उस वक्त तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। टूनी, जाओ यहाँ से, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। ठीक है, मैं जा रही हूँ कालू, पर एक दिन तुम पछताओगे, देख लेना। फिर दिन बीत जाते हैं, सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। जंगल में चारों तरफ भयंकर ठंड पड़ गई थी। माँ देखो, आसमान में बहुत काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत जोरों की बारिश शुरू होने वाली है। हाँ मेरे बच्चों, आसमान को देखकर लगता है तेज बारिश शुरू होने वाली है, पर तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हमारे पास तो ढेर सारा अनाज है, हम तो आराम से बारिश का मजा उठाएंगे। टूनी के बच्चे अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है, फिर कुछ देर बाद बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। बर्फबारी को देखकर टूनी के बच्चे बहुत खुश थे। टूनी भी बर्फबारी को देखकर चिंता में नहीं थी, क्योंकि उसके पास ढेर सारा अनाज जमा था। दूसरी तरफ कालू कौवा बर्फबारी को देखकर बहुत डर जाता है। अरे, इतनी ज्यादा बर्फबारी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो ना भोजन है और ना मेरा घोंसला मजबूत। टूनी ठीक कह रही है, अगर मैंने आज दाना जमा कर लिया होता तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। जंगल में तेज हवा के झोंके से कालू का घर हिलने लगता है। अरे, मेरा घर टूटने वाला है, कोई बचाओ मुझे। जंगल में सभी पक्षियों का घोंसला मजबूत था, लेकिन सभी पक्षी अपने घोंसले के अंदर आराम से बैठे हुए थे। कालू का घोंसला बिल्कुल मजबूत नहीं था। हवा इतनी तेज थी कि कालू का घर टूट जाता है और ठंड की चपेट से कालू कौवा बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का परिवार अपने घर में आराम से बर्फबारी का मजा ले रहा था। कालू ने सर्दियों की चिंता किए बिना गर्मियों में खूब मजा उठाया। अगर कालू मेहनत करने लगता तो आज यह दिन उसे देखना नहीं पड़ता। फिर अगली सुबह बर्फबारी रुक जाती है। टूनी घोंसले से बाहर आकर देखती है कि जंगल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी कि तभी टूनी की नजर जमीन पर पड़ती है और पास जाकर वह देखती है कि कालू कौवा गिरा पड़ा है। वह बहुत हैरान हो जाती है कि कालू बर्फ के नीचे दबा हुआ है। फिर टूनी देखती है कि कालू की सांसें चल रही हैं। टूनी जल्दी से कालू को अपने घोंसले में ले जाती है। टूनी डॉक्टर को बुलाती है। चुन चुन कबूतर आता है और कालू को दवा देता है। उसके बाद कालू को होश आ जाता है। कालू कौवा आंखें खोलकर देखता है तो वह टूनी के घोंसले के अंदर था। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? घबराओ मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। टूनी, मेरा घोंसला टूट गया और मैं ठंड की वजह से बेहोश हो गया। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसीलिए मुझे यह परेशानी देखनी पड़ी। मुझे माफ़ कर दो, तुमने आज मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा टूनी? आज तुम नहीं होती तो मैं मर जाता। माफ़ तो मैं तुमको कर दूंगी, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। तुम मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराओगे और रोज हमारे साथ दाना लेने चलोगे। कालू मेहनत कभी भी खराब नहीं चाहती। टूनी, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूँगा और खूब मेहनत करूँगा। टूनी माँ बनने वाली है और उसका 9वां महीना चल रहा है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे आराम करने को बोला। देखिए, आप ज्यादा काम मत कीजिएगा, इससे बच्चे की हालत पर गलत असर होगा। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गया हूँ, पर यह मेरी बात सुनती ही नहीं, अपनी मनमानी करती है। अब डॉक्टर साहिबा, आप ही इसे कुछ समझाइए कि इस हालत में इतना काम करना सही नहीं है। हाँ टूनी जी, आपके पति सही कह रहे हैं।
आप अब आराम कीजिए और हो सके तो अपने मायके वालों में से किसी को बुलवा लीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर मैडम, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। सोनू टूनी को घर लेकर आ जाता है और उसे दवाई खाने को देता है कि तभी सोनू का फोन बजता है। हाँ हाँ, तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। किसका फोन था जी? तुम्हारी बहन पुष्पा का था, वो यहाँ आ रही है। पर आपको तो मैंने मना किया था ना। तुम्हें तो खुद की चिंता है नहीं, पर मुझे तो है। अब चलो, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और आराम करो। सोनू टूनी को सुलाकर पुष्पा को स्टेशन से लेने चला जाता है। पुष्पा टूनी की सौतेली बहन है, पर टूनी ने कभी उसको सौतेला नहीं माना और एक सगी बहन की तरह उसे प्यार किया। सोनू पुष्पा को स्टेशन से लेकर आता है। दीदी, अब से आप कुछ काम नहीं करेंगी, बस आराम करेंगी। अब मैं जो आ गई हूँ, अब मैं आपको एक भी काम नहीं करने दूंगी। अरे पुष्पा मेरी बहन, तू आ गई। पता है कितना मन था मुझे तुझसे मिलने का, पर क्या करूँ, डॉक्टर ने ट्रेवल करने से मना कर दिया है, इसीलिए आ नहीं पाई। और बता, माँ बाबू जी कैसे हैं? वो तो बहुत ही अच्छे हैं और खूब मजे में हैं। अच्छा ये बताओ तुम क्या खाओगी, मैं वही बना देती हूँ। पुष्पा, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, तुम्हें पहले बाजार जाकर सब्जी खरीदनी होगी। हाँ तो ठीक है जीजा जी, आप ऑफिस तो जा ही रहे हो, मुझे बाजार तक छोड़ देना, मैं वहाँ से सब्जी लेकर आ जाऊंगी। टूनी बहुत ही अच्छी और नेक दिल चिड़िया थी। इसने आज तक किसी का ना तो बुरा चाहा और ना ही किसी के साथ बुरा किया। पुष्पा जो टूनी की सौतेली बहन थी, उसका चाल चलन कुछ सही नहीं था। वो अपने जीजाजी सोनू के काफी नजदीक आ रही थी। एक दिन टूनी ने देखा, ओहो जीजा जी, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुंह खोलो और बताओ मैंने मटर पनीर कैसा बनाया है। हाँ हाँ, मजा ही आ गया। मटर पनीर तो तुमने सच में बहुत ही अच्छा बनाया है। वैसे टूनी कहाँ है और उसे तुमने खाना खिला दिया? हाँ जीजा जी, खिला दिया। वैसे पुष्पा, तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो, काश टूनी भी इतना अच्छा खाना बना पाती। अरे तो क्या हुआ, दीदी इतना अच्छा खाना नहीं बना पाती तो मैं हूँ ना, मैं आपके लिए बना दूंगी। हाँ, पर जब तुम चली जाओगी तब क्या होगा? इस पर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है पुष्पा, अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सोनू ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी टूनी पुष्पा को अपने पास बुलाती है। हाँ दीदी, आपने बुलाया? पुष्पा, मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम अपने जीजा के बहुत नजदीक आने की कोशिश कर रही हो। दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझे गलत समझ रही हैं। भला मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूँगी? पुष्पा, मैंने ये देखा इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, आगे से इस बात का ख्याल रखना। तभी सोनू अपनी गाड़ी की चाबी भूल जाता है, इसीलिए वह उसे लेने वापस आता है और पुष्पा को रोते देख उससे पूछता है, क्या हुआ पुष्पा, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना जीजा जी, दी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मेरे और आपके बीच में कुछ चल रहा है। क्या क्या टूनी, यह तुम सोच भी कैसे सकती हो? भला तुम मेरे ऊपर ये आरोप कैसे लगा सकती हो? टूनी को तभी पेट दर्द शुरू हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। सोनू फौरन अपनी गाड़ी में टूनी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और टूनी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कुछ दिनों बाद टूनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और अपने बच्चे को लेकर घर आ जाती है। तब टूनी पुष्पा से कहती है, पुष्पा, अब तुम्हें वापस माँ बाबा के पास जाना चाहिए, वो वैसे भी अकेले हैं, उन्हें तेरी अब ज्यादा जरूरत है। नहीं नहीं पुष्पा, तुम अभी मत जाओ और एक हफ्ता रुक जाओ, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है और ऐसे में टूनी अकेली कैसे अपना ख्याल रख पाएगी। इसीलिए तुम अभी इसके पास रुक जाओ और जब मैं आऊँ तब चली जाना। उधर पुष्पा अपनी माँ को फोन करती है। माँ, यही सही वक्त है, हम इस टूनी को अपने रास्ते से हटाकर इसकी दौलत पर कब्जा कर सकते हैं। हाँ हाँ, तू वहीं रुक, मैं भी वहाँ आ जाती हूँ, हम दोनों मिलकर उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। पर आप पाऊजी का क्या कहेंगी? अरे उस सब की चिंता तू मत कर, वो सब मैं देख लूंगी, बस तू अपना प्लान तैयार कर, हम दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर देंगे। अगले दिन टूनी की सौतेली माँ भी टूनी के घर आ जाती है। अरे माँ, आप यहाँ? बेटी, तुझसे मिलने का बहुत मन किया तो इसीलिए आ गई। अरे मेरा बाबू कैसा है? अरे टूनी, तू बाबू को काली माता के मंदिर लेकर गई या नहीं? नहीं माँ।
अरे बेटी, वो तो बहुत जरूरी है। माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। चल, अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम बाबू को लेकर मंदिर चलेंगे। पर माँ, वो तो बहुत दूर पहाड़ी पर है। अरे तो क्या हुआ मेरी बच्ची, माता रानी का आशीर्वाद तो मिल जाएगा। अब वे सभी माता रानी के मंदिर चले जाते हैं। पुष्पा, यही सही मौका है, आज इस टूनी का काम तमाम कर देते हैं। और अगर किसी को शक भी हुआ तो कह देंगे पहाड़ी से फिसल कर गिर गई और 4 आंसू बहा देंगे। हाँ माँ, यही सही रहेगा। अरे टूनी बेटी, ला मुझे बाबू को दे दे, वैसे भी तू थक गई होगी। ठीक है माँ, पर ध्यान से पकड़ना, देखना नीचे कितनी गहरी खाई है, मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। अरे तू डर मत, आगे चल। टूनी जैसे ही आगे चलती है वैसे ही पुष्पा उसे खाई की ओर धक्का मार देती है और टूनी खाई में गिर जाती है। बेचारी वह चिल्लाती रह जाती है। एक काम करती हूँ, इस सपोले को भी मार देती हूँ। नहीं माँ, ये तो मेरा हुक्म का इक्का है जो मुझे सोनू के करीब लेकर आएगा और मुझे वे सब दिलवाएगा जिसका सपना मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। जब सोनू को टूनी की मौत की खबर का पता चला तो वह बहुत दुखी हो गया। उसका तो जैसे संसार ही उजड़ गया। बेचारा वह बहुत दुखी रहने लगा। तब पुष्पा की माँ ने सोनू से कहा, बेटा तू पुष्पा से शादी कर ले, देख तेरे बच्चे को भी अभी माँ की जरूरत है। ऐसे में बच्चे को एक माँ मिल जाएगी और तेरा घर भी बस जाएगा, वरना कब तक तू यूं ही दुखी रहेगा। पुष्पा सोनू को देखने के लिए बच्चे का बहुत ध्यान रखती, एक माँ की तरह प्यार करती, पर सोनू को क्या पता था कि उसके पीछे वो बच्चे के साथ क्या करती थी। यही सब तो मैं चाहती थी, धन दौलत ऐशो आराम, बस अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं महारानी की तरह ऐश करूंगी। हाँ मेरी बेटी। तभी वह बच्चा रोने लगता है। माँ, अब तो मैं इससे तंग आ गई हूँ, अब मैं इसे एक पल नहीं झेल सकती, इसका तो कुछ करना होगा। हाँ, अब तो हमारा काम भी हो गया और हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं, तो उठा इसे और रेल की पटरी पर छोड़ा। वे दोनों उस नन्ही सी जान को उठाकर ट्रेन की पटरी पर ले जाती हैं और उसे पटरी पर लेटा देती हैं। जैसे ही वे पीछे मुड़ती हैं तो देखती हैं कि पीछे टूनी, सोनू और 2 पुलिस वाले खड़े हैं, जिसे देखकर पुष्पा और उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टूनी दी, आप जिंदा हो? पर कैसे? हाँ, मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत इन सब के सामने लानी थी और अपने बच्चे को तुम लोगों के चंगुल से बचाना था। उस दिन जब तुमने मुझे खाई से फेंका तो मैं एक पेड़ की डाल में फंस गई और माँ काली की वजह से बच गई और आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। दी, मुझे माफ कर दो, हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम्हारी गलती माफी लायक नहीं है। आज जो मैं अगर नहीं आती तो तुम मेरे बच्चे को मार देती, है ना? टूनी बेटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दे। नहीं, आपकी गलती माफी लायक नहीं है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है और उन्हें उनके किए की सजा देती है और फिर सोनू और टूनी खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ चले जाते हैं और प्यार से रहने लगते हैं।